हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिपरेशन अड्डा के अंदर। प्रिपरेशन अड्डा का ये अपना ऑफिशियल गवर्नमेंट वाला चैनल है जिस पर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड सारा कंटेंट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। प्रैक्टिस सेट लगाए जाएंगे, बस आप हमारे साथ बने रहिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा। आपका सपोर्ट करना किसी गरीब की मदद कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है केमिस्ट्री का। चैप्टर नंबर 2 की तरफ चल रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 को भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने चैप्टर नंबर 1 को कॉन्सेप्चुअली सॉल्व किया था। आई होप आपको मजा आया था, आपने एंजॉय किया था। तो चैप्टर नंबर 2 को भी ऐसे ही एंजॉय कीजिएगा। केमिस्ट्री कोई टफ नहीं है, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का अगर क्वेश्चन आपके गवर्नमेंट एग्जाम में बनता है तो गाइस एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 का, जिसमें हमसे कह रखा है, देखो चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या, परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये तो वैसे भी इंटरेस्टिंग रहता है आप लोगों के लिए, तो फिर इसको ही उड़ा देते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है। अब देखो इसमें क्वेश्चन ये मैंने ही बनाया है, एक्चुअल में क्वेश्चन बाद में डिस्कस करेंगे। बस दो टॉपिक के ऊपर पूरा लेक्चर खत्म है। पहला है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, दूसरा है रदरफोर्ड का सिद्धांत। तो डाल्टन ने क्या कहा था आपको थोड़ा बेसिक से बता दूं, सब कुछ लिख रखा है। आप लोग चाहें तो इसकी पीपीटी नहीं पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करो। बस आप लोगों का भला होना चाहिए किसी भी तरीके से हो हमारे। तो गाइज हम क्या करेंगे, सबसे पहले डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की परिभाषा के साथ साथ हम देखेंगे कि क्या होने वाला है इस चैप्टर के अंदर। परमाणु सिद्धांत खत्म होने के साथ साथ रदरफोर्ड का बताऊंगा, और फिर देखना सारे क्वेश्चन उंगलियों पर हो जाएंगे, टिप्स पर आ जाएंगे। लेक्चर नंबर 2 भी आपका बहुत इजी है। तो लेक्चर नंबर 1 में सबसे पहले इसमें आता है रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत। तो रदरफोर्ड के परमाणु सिद्धांत से पढ़ने से पहले आपको महर्षि कर्णाद के बारे में बता दूं। महर्षि कर्णाद हिंदुस्तान के थे। एक्चुअल में उन्होंने कहा था कि अगर आपके पास कोई भी द्रव्य है और उस द्रव्य को पीसते चले जाओ, लास्ट में एक ऐसा पार्टिकल बचता है जो आगे डिवाइड नहीं होता। महर्षि कर्णाद ने उसको परमाणु नाम कहा। क्या कहा महर्षि ने? उसको कहा परमाणु, जिसको हम कहते हैं एटम। एक्चुअल में हिंदुस्तान के थे, रजिस्टर्ड नहीं थे, इसलिए उनकी इस बात को ज्यादा प्रसिद्धि नहीं मिली। लेकिन इसी बात को जॉन डाल्टन ने कहा। डाल्टन ने क्या कहा? उन्होंने कहा डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता। तो ये बात उन्होंने भी कह दी थी, छोटे छोटे कणों से बना होता है। अब देखो ये छोटे कण जिन्हें परमाणु कहते हैं, और परमाणु को किसी भी भौतिक या रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा नहीं तोड़ा जा सकता। आप बात समझे डाल्टन ने यह कहा कि परमाणु जो होता है वो इंडिविजिबल होता है, मतलब उसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते आप। ये तो डाल्टन ने कह दिया था क्योंकि उस जमाने में इतनी ही नॉलेज थी लोगों को। लेकिन अगर आप मॉडर्न फिजिक्स की बात करोगे, मॉडर्न एटॉमिक फिजिक्स की बात करोगे स्पेशली, तो उसके अंदर आपको ये मिल जाएगा कि भाई एटम को तो छोड़ो, एटम तो बहुत बड़ा हो गया, अब तो न्यूक्लियस तक को डिवाइड कर दिया। तो आज की जो मॉडर्न फिजिक्स है इसके अंदर तो बहुत एडवांस है। लेकिन डाल्टन के ज़माने में इतनी ही नॉलेज थी कि एटम जो है उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। आप केमिकल रिएक्शन ले लो या किसी भी फिजिकल फिनोमेना से आप उसको तोड़ नहीं सकते। तो जॉन डाल्टन का भी कहना देखो वही ये जो महर्षि कर्णाद का था कि एटम इनडिविजिबल है, एटम को आप तोड़ नहीं सकते आगे। और कुछ बहुत सारी बातें कही इन्होंने, बहुत सारी बातें क्या कही कि प्रत्येक तत्व अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है। मतलब वही वाली बात कि हर किसी भी मटेरियल को ले लो आप, उसके अंदर परमाणु होते हैं। दूसरी बात कि एक ही तरह के मटेरियल के पास एक ही तरह के परमाणु होते हैं। तीसरी बात, अलग अलग तरह के मटेरियल के पास अलग अलग तरह के परमाणु होते हैं। और एक ये कि जब अलग अलग तरह के मटेरियल या फिर एक ही तरह के मटेरियल जोड़ करके, मतलब उनके परमाणु जुड़ करके एक बड़ा परमाणु बना लेते हैं। जबकि आज की भाषा में इसको हम ऐसा कहते हैं कि जब दो अलग अलग एलिमेंट के एटम जुड़ते हैं तो एक कंपाउंड बनाते हैं जिसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। हालांकि आज के हिसाब से भी आपको पता होगा, पहले के हिसाब से भी पता होगा, लेकिन इनकी सारी बातों का निचोड़ यही था कि एटम को आप डिवाइड नहीं कर सकते। दूसरी बात, एटम जो होता है ना, अगर इनकी व्यक्तिगत विचार से बात करोगे तो इनके हिसाब से एटम एक तरह का सॉलिड है। क्या है? एटम एक तरह का सॉलिड। हल्का सा बनाकर दिखा देता हूं। एटम एक तरह का सॉलिड है और उसके अंदर निगेटिव चार्ज भी होता है, पॉजिटिव चार्ज भी होता है। क्या होता? निगेटिव पॉजिटिव चार्ज समान रूप से वितरित रहता है।
तो निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों ही समान रूप से क्या रहते हैं, वितरित रहते हैं। जितना पॉजिटिव होता है इतना निगेटिव होता है। कुल मिला के एटम सॉलिड है। इसके बाद प्लम्पूडिक मॉडल आया था जिसको हम वाटरमेलन प्रोजेक्ट भी कहते हैं, उसके अंदर भी यही कहा गया था कि रेड वाला पार्ट जो है वो पॉजिटिव चार्ज है तरबूज के अंदर, और तरबूज के अंदर जो बीज होते हैं वो निगेटिव वाला पार्ट। तो अल्टीमेटली यार साइको में तो यही आ रहा ना कि एटम ओवरऑल सॉलिड था उन लोगों के हिसाब से। लेकिन जब तक रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ तब तक ये माना गया कि एटम सॉलिड है, एटम इंडिविजिबल है, डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया सारी की सारी थ्योरी बिल्कुल एकदम पलट गई। रदरफोर्ड खुद भौचक्के रह गए थे यार कि ये क्या हो गया। एक्चुअल में अगर रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट की बात बताऊं तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट पहली बात तो तुक्के में हुआ था। तुक्के में कैसे हुआ था इसकी कभी बात बताएंगे। लेकिन जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया गोल्ड फॉइल पर, स्वर्ण पन्नी पर, तो उन्होंने यही सोच रखा था कि यार एटम तो सॉलिड है, जब इस पर अल्फा पार्टिकल डालूंगा तो सारे के सारे पार्टिकल रुक जाएंगे, मतलब कोई भी पार्टिकल पास नहीं होगा। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया तो गाइस एक्सपेरिमेंट करने के बाद बिल्कुल रिजल्ट अपोजिट थे, बिल्कुल हैरान हो गए थे, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट थे। अब रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को समझ लेते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया, जॉन डाल्टन के परमाणु मॉडल से सिर्फ कुछ बातें ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एटम इंडिविजिबल है इनके हिसाब से है, आगे के हिसाब से, आज के हिसाब से तो बिल्कुल अलग है कहानी। इनके हिसाब से एटम इंडिविजिबल है, एक ही तरह के पदार्थ के पास एक ही तरह के एटम पाए जाते हैं, ये वाली बात। एटम इंडिविजिबल हो गया, ये वाली बात। इनके एजम्पशन के हिसाब से कि एटम एक तरह का क्या हो गया, सॉलिड हो गया। ठीक है, अब रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट की तरफ आए थे। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट वायदे मैंने लिख नहीं रखा। रदरफोर्ड अगर बैठेंगे एक्सपेरिमेंट करने तो क्या बैठेंगे, क्योंकि उनके पूर्वज ये कह चुके हैं कि एटम एक तरह का क्या है, सॉलिड है, तो उनके जहन में भी यही होगा कि एटम सॉलिड है। लेकिन क्या हुआ, जब रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट करने के लिए बैठे तो पहली बात रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल ली थी। रीजन नहीं बताऊंगा, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके लिए काम की नहीं है, लेकिन जो आपके लिए काम की भाई वो बिल्कुल बताऊंगा। जैसे कि रदरफोर्ड ने जो इस्तेमाल की वो गोल्ड, सोने की पन्नी इस्तेमाल की, जिसको बोलते हैं गोल्ड फॉइल। सबसे पहला रीजन कि रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल का ही इस्तेमाल क्यों किया, बहुत सारी मेटल मौजूद थी लेकिन उन्होंने सोने की पन्नी ही इस्तेमाल क्यों की। आपने चांदी का बर्क खाया जो मिठाइयों पर लगा हुआ रहता, ऐसे ही चांदी के साथ साथ सोने का बर्क भी बनाया जाता, सोने की एक बहुत पतली शीट बनाई जाती है। तो सबसे बड़ा रीजन कि रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल इसलिए ली क्योंकि गोल्ड को ज्यादा से ज्यादा पीट करके ज्यादा से ज्यादा पतला बनाया जा सकता, इवन चांदी से ज्यादा पतली फॉइल बना सकते हैं हम गोल्ड की। तो उन्होंने ये सोचा कि यार जितनी पतली फॉइल होगी उतना ही हम एटम के नजदीक पहुंच पाएंगे। अच्छी सोच थी, अच्छा दिमाग लगाया उन्होंने कि भाई न्यूक्लियस के पास, या फिर एटम, न्यूक्लियस तो था ही नहीं उस वक्त, एटम के पास की बात की कि एटम के पास हम पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने गोल्ड फॉइल का इस्तेमाल किया। गोल्ड की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो बहुत ज्यादा मैलिएबल होता है, बहुत ज्यादा डक्टाइल होता है। मैलिएबल और डक्टाइल का, मैलिएबिलिटी जिसको, मैलिएबल और डक्टाइल के दोनों का मतलब ये होते हैं, डक्टाइल इसका मतलब होता है चादर बनाना, मेटल की चादर बनाना पीट पीट कर, इसका मतलब होता है उसके तार बनाना। ये दोनों ही टर्म पूछी जाती हैं तो आप लोग ध्यान रखें। तो बहुत ही ज्यादा मैलिएबल है, बहुत ही ज्यादा डक्टाइल है, सॉफ्ट मटेरियल है गोल्ड। तो इसलिए उन्होंने गोल्ड को यूज किया, उसकी फॉइल बना ली। गोल्ड का तो रीजन आपको समझ में आ गया, क्योंकि उसकी एटम के नजदीक तक पहुंच सके इसलिए उन्होंने गोल्ड फॉइल का इस्तेमाल किया। ये तो हो गया गोल्ड फॉइल के साथ साथ। अब उन्होंने यूज किया अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल इस्तेमाल किए, क्यों? क्योंकि जो उनके पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट था थोरियम, उसमें से अल्फा पार्टिकल निकल लेते हैं। आपको पता रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं उनसे कौन कौन से पार्टिकल निकलते हैं? उनसे निकलते हैं अल्फा, बीटा, गामा। क्या निकलते हैं? अल्फा, बीटा, गामा। एक्चुअल में रेडियो एक्टिविटी भी एक अच्छी प्रॉपर्टी है, हालांकि इस पूरे चैप्टर के अंदर मुझे रेडियो एक्टिविटी से कोई मतलब नहीं है, आप लोगों के भले के लिए कह रहा हूं कि रेडियो एक्टिविटी भी इंपॉर्टेंट है। और रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? जब बहुत बड़ा न्यूक्लियस जो कि अपनी अनस्टेबल पोजीशन में होता है, परमाणु क्रमांक 90, 92, 91, 92, 93, 94, 95, ये जो होते हैं बड़े न्यूक्लियस होते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, अस्थायी होते हैं। तो अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, अपने आप को स्थायी बनाने के लिए अपने अंदर से अल्फा, बीटा, गामा किरणों का एमिशन करते हैं। और जब ये ऐसा कर रहे होते हैं
तब ये डीके होने शुरू हो जाते हैं और अपने आप को बदलना शुरू कर देते हैं, और फिर ये कुछ टाइम बाद स्टेबिलिटी को रीच कर जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स निकालने के बाद ये स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, ये वाली बात समझ लीजिएगा। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव होता है जबकि बीटा पार्टिकल निगेटिव होता है, जबकि गामा पार्टिकल पर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं पाया जाता। इवन इसको लाइट रे कहा जाता, लाइट रे। अच्छा एक बात और, तीनों ही न्यूक्लियस के अंदर रिएक्शन होती है, क्योंकि ये न्यूक्लियर फिनोमिना है रेडियो एक्टिविटी। कौन सा फिनोमिना है? न्यूक्लियर। ध्यान लगाएं, न्यूक्लियर, न्यूक्लियस के अंदर होता। ये वाली बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। रेडियो एक्टिव, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया। रेडियो एक्टिव एलिमेंट की थोड़ी सी मैंने आपको बेसिक जानकारी दे दी। रेडियो एक्टिव एलिमेंट लेने के बाद में उन्होंने क्या किया, यहां पर कलर ले लेता हूं फिलहाल में, ये उन्होंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट ले लिया। अब इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट के अंदर से उन्होंने बहुत बहुत बारीक छेद के अंदर से उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स निकाले। कौन से? अल्फा पार्टिकल्स। अब उनके जहन में क्या था? उनके जहन में तो ये था कि भाई जब एटम सॉलिड है तो इसके एटम भी सॉलिड पॉइंट में होंगे, मतलब ये होगा कि ये सारे के सारे पार्टिकल रुक जाएंगे। ये उन्होंने सोच के चले थे, ये सोच के चल रहे थे, वो ये सोच रहे थे कि ऐसा हो जाएगा। उनके ये खुद के एजम्पशन थे कि यार ऐसा हो जाना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने देखा, ऑब्जर्व जो किया वो बिल्कुल डिफरेंट था। गाइस उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल से पास हो गए, बिल्कुल स्ट्रेट पास हो गए, लगभग 90% के आसपास इस पे से पास हो गए, बिना किसी विक्षेपण एंगल के, बिना किसी डाइवर्जेंस के, ये सीधे निकल गए। तो ये देख के वो हक्के और बोचक्के रह गए। होने की बात थी यार, उनके पूर्वज कह चुके थे सॉलिड है, लेकिन उन्होंने जब देखा कि यार भाई ये हुआ क्या, उन्होंने कहा कि यार एटम तो सॉलिड होना चाहिए, रुक जाने चाहिए, लेकिन सबके सब बाहर। अब यहां पता कैसे लगा? यहां पर डिटेक्टर लगा रखे थे, डिटेक्टर जो चेक कर रहे थे कि अल्फा पार्टिकल आ भी रहा है या नहीं आ रहा। तो इस बात से उन्होंने एक निष्कर्ष दिया। वो निष्कर्ष ये था कि मैक्सिमम पार्ट जो है ना एटम का मैक्सिमम पार्ट वो खोखला होता। पहली बात क्या दी उन्होंने? मैक्सिमम पार्ट क्या होता है? खोखला। मैं लिख नहीं रहा हूं, बोल रहा हूं, मैक्सिमम पार्ट, एटम का मैक्सिमम पार्ट क्या होता? खोखला होता। अच्छा एक चीज और देखी उन्होंने, वो चीज क्या देखी? उन्होंने देखा कि यार कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो कुछ हल्के से एंगल पे डाइवर्ज हो गए। तो यार ये तो बहुत हैरान कर देने वाली बात थी कि यार ये डाइवर्ज क्यों हो गए थोड़े से एंगल पर। अगर मैं आपको दिखाऊं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के हिसाब से, ये एटम है और ये इसका न्यूक्लियस है। अभी मैं न्यूक्लियस पर कोई चार्ज नहीं दिखा रहा, आपको ये बेसिक बता रहा हूं, ये इसका न्यूक्लियस है। अब यहां से एक अल्फा पार्टिकल को बौछार कर दी गई, तो अल्फा पार्टिकल क्या होंगे? मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल क्या हो गए? बिल्कुल सीधे निकल गए। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल क्या हुए? बिना किसी को डिस्टर्ब करे सीधे निकल गए। इस वाले अल्फा पार्टिकल को सीधा मत दिखाओ, ये वाला अल्फा पार्टिकल क्या होगा? देखो उन्होंने कह दिया मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल क्या हो गए? सीधे निकल गए, जिससे ये पता लगा कि एटम जो है खोखला है। लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल एक्यूट एंगल पर निकले और कुछ अल्फा पार्टिकल ऑब्ट्यूज एंगल बनाते हुए भी निकले। ये भी अल्फा पार्टिकल, ये भी अल्फा पार्टिकल। आपको ये पता है ना अल्फा पार्टिकल एक धन आवेशित कण है, ठीक है। और ये भी पता होगा कि अल्फा पार्टिकल पर जो चार्ज पाया जाता है, अल्फा पार्टिकल पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का जस्ट डबल होता है, वो भी प्लस का। ये वाली बात भी याद रख लेना, ठीक है भाई। तो यहाँ से अगर इसको भी मैं सोल्व कर दूं तो प्लस का 3.2 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम होगा। पूरी बात लिख दी। तो कुछ क्या हुआ? कुछ एक्यूट एंगल पर निकल गए तो कुछ ऑब्ट्यूज एंगल पर निकल गए। एक्यूट एंगल का मतलब है न्यून कोण, ऑब्ट्यूज का मतलब है अधिक कोण पर। तो कुछ न्यून कोण बनाते हुए निकल गए और कुछ अधिक कोण बनाते हुए निकल गए। लेकिन 12,000 में से कोई एक पार्टिकल जो था जस्ट जाकर के वापस आ गया, 180 डिग्री के एंगल पर आया। तो इस वाली बात ने तो और भी ज्यादा भौचक्का कर दिया। उन्होंने कहा कि यार ऐसा क्यों हुआ? तो उन्होंने पूरी फिजिक्स लगाई अपनी। उन्होंने कहा कि अल्फा पार्टिकल के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज और ये न्यूक्लियस के पास तक गया है और थोड़ा दूर से वापस आ गया। तो इसका मतलब तो यार ये हुआ कि एटम के अंदर बीच में, न्यूक्लियस तो वर्ड उस टाइम था ही नहीं, तो उन्होंने डिस्कवर किया था खुद न्यूक्लियस। उन्होंने कहा कि यार एटम के यार बीच में कुछ तो है, कुछ तो ऐसा है जो इस अल्फा पार्टिकल को वापस भेज रहा है, रिपेल कर रहा है। कुछ तो ऐसी रुकावट है जो इसे एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल पर भेज रही है।
तो वो रुकावट को पता लगाया उन्होंने कहा कि यार जब अल्फा पार्टिकल के पास पॉजिटिव चार्ज है तो जरूर न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर निगेटिव चार्ज होता तो वो अल्फा पार्टिकल को अट्रैक्ट कर लेता, आकर्षित कर लेता, लेकिन यहां पर अल्फा पार्टिकल आकर्षित नहीं हुआ, यहां पर विक्षेपित हो गया और रिपेल हो गया। तो इससे तो यही पता लगता है कि अल्फा पार्टिकल के पास पॉजिटिव है, तो न्यूक्लियस जो अंदर सेंटर में जहां से ये घटना हो रही है एंगल की, ऑब्ट्यूज और एक्यूट की, तो वहां कुछ तो ऐसा है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो उस पार्ट को उन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया। क्या दिया? न्यूक्लियस। इसको मैं मिटा करके, इसको उन्होंने कहा कि ये है न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। उन्होंने कहा कि मैक्सिमम पार्ट निकल गए, लेकिन थोड़ा वेरी फ्यू ऑफ दैम जो है वो कुछ एक्यूट एंगल पे, कुछ ऑब्ट्यूज पे और 180 डिग्री एंगल पर लौट कर आए। इससे ये पता लगा कि एटम के अंदर बहुत छोटे स्पेस में, टाइनी स्पेस में पॉजिटिव चार्ज विद्यमान रहता है, जो पूरे मटेरियल के द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है। एक्चुअल में पूरे मटेरियल का द्रव्यमान जो आता है वो इस छोटे से द्रव्यमान के ऐसे ऐसे लाखों होंगे एटम, उन सब के द्रव्यमानों के सम के बराबर होता। तो जो वजन आता है वो इस न्यूक्लियस की वजह से आता है, क्योंकि बाकी तो पूरा एटम खोखला है। तो ये वाली बात अचंभित करने के लिए थी, तो उन्होंने इस बात से पता लगा लिया कि इस छोटे से भाग को उन्होंने न्यूक्लियस कहा। तो पहली बात, न्यूक्लियस की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने, क्योंकि रदरफोर्ड से पहले जो थे पापा जान उनके, उन लोगों ने यही बता रखा था कि एटम क्या है? सॉलिड है। लेकिन वास्तव में जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया तो यहां से पता चला कि भाई एटम सॉलिड नहीं था। अभी तक हमें उल्लू बनाया जा रहा था कि एटम सॉलिड है, लेकिन सॉलिड था नहीं एक्चुअल में, ये खोखला है। और छोटे से पार्ट में पॉजिटिव चार्ज है, उस छोटे से पार्ट में ही वजन है पूरे एटम का। ठीक है, उसमें सारा का सारा द्रव्यमान जो लाई करता है वो कहाँ करता है? छोटे से केंद्र में, जिसको आपने कह दिया किसने? रदरफोर्ड साहब ने, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। ठीक है, एटम का मैक्सिमम भाग खोखला है, ये किसने कहा? ये भी रदरफोर्ड ने कहा। अल्फा पार्टिकल का प्रयोग किस साइंटिस्ट ने किया था? ये भी रदरफोर्ड ने किया था। सही है, रदरफोर्ड ने जब प्रयोग किया था तो कौन से मटेरियल को यूज किया था? उनने गोल्ड फॉइल ली थी, स्वर्ण पन्नी ली थी। ये वाली बात है, सब आपको पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो ये है न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के अंदर उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में है। अब न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना निगेटिव चार्ज भी होना चाहिए। इट मींस इसका अपोजिट कर दो, जितना निगेटिव चार्ज है उतना पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए, क्योंकि एटम जो होता है वो उदासीन होता। उनसे पहले वाले पूर्वज भी ये वाली बात कह गए थे कि एटम क्या होता? उदासीन होता, न्यूट्रल होता। तो न्यूट्रल का मतलब तो यही हुआ, जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव। तो जितना निगेटिव चार्ज है उतना पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए। तो न्यूक्लियस पर पाया गया पॉजिटिव चार्ज, और न्यूक्लियस के अंदर दो फंडामेंटल पार्टिकल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? दो फंडामेंटल पार्टिकल, एक का नाम है न्यूट्रॉन और दूसरे का नाम क्या है? प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। भाई ये वाली बात भी आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट है, लिख लेना कहीं ना कहीं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं ना, उनका रेशो काफी हद तक ये एक्सप्लेन करता है कि तुम्हारा जो एटम का न्यूक्लियस है वो स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है। भाई उनका रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है, गड़बड़ा गए ना इनके रेशो तो अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। आपने रेडियो एक्टिविटी का नाम तो सुना ही था अभी मेरे मुंह से, तो रेडियो एक्टिविटी जो आई थी वो अनस्टेबिलिटी की वजह से ही तो आई थी। अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश में लग गए थे एटम, तो वो अनस्टेबिलिटी न्यूक्लियस से ही जनरेट हुई थी। तो ये वाली बात आपने समझ ली अच्छे से कि भाई ये है आपके पास रदरफोर्ड का मॉडल, जिसमें उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो बताई मैंने वो आपको शेयर कर दी। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, अल्फा पार्टिकल का इस्तेमाल किया गया। देखिएगा अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो कितनी जल्दी लगा देंगे आप, वो आपको ही पता होगा। देखो पहला क्वेश्चन ये है, ब्लैंक, इस पर लिख दूं ब्लैंक क्योंकि खाली रह गई, नहीं हो पाई कहानी इसमें। परमाणु अभाज्य है, एटम क्या है? इनडिविजिबल। किसने कहा था? डाल्टन ने। अगला सारे क्वेश्चन देख लेना आए हुए। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम की बात आ गई तो कौन है? डाल्टन साहब है। अगला, परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? विकसित की बात आ गई। अल्फ्रेड नोबेल नहीं, फेराडे नहीं, बोल्टा नहीं, कौन हो गया इसका आंसर? बोहर तथा रदरफोर्ड, यही दो साइंटिस्ट थे। अगला, परमाणुवीय नाभिक, हो नाभिक की बात आ गई। नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। तो परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? बात आ गई किसकी? रदरफोर्ड की। नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला,
परमाणु के नाभिक का आकार होता है, जब आप 11th-12th कर रहे होते हैं तो 12th के अंदर स्पेशली ये एटॉमिक फिजिक्स के अंदर जाकर के है, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस सही करके लिख दो यार। अब न्यूक्लियस का साइज, साइज ऑफ न्यूक्लियस, एक्चुअल में न्यूक्लियस का साइज होता है 10⁻⁻15 मीटर का ऑर्डर का होता है ये, 10⁻⁻15 मीटर जहां भी वो इसका आंसर। तो इसमें तो खैर कोई लॉजिक है ही नहीं, क्या लॉजिक बताएं आपको, याद कर लेना है इसको, तो पूछा भी नहीं है इसे। अगला, किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक का आकार का आकलन किया गया? नाभिक का आकार, न्यूक्लियस का साइज, तो भाई एक ही साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, अल्फा पार्टिकल, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा कर्ण प्रकीर्णन प्रयोग, ये वाली बात आप याद रख लेना। स्वर्ण पत्र, गोल्ड फॉइल से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी? तो भाई अल्फा पार्टिकल तो डाले थे उन्होंने। सिंपल सा क्वेश्चन, उसका सिंपल सा जवाब। कलर चेंज कर लें यार। अब अगला क्वेश्चन, रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रयोग ने सर्वप्रथम दिखाया कि परमाणु में होता है। बताओ, अल्फा कणों के प्रयोग से उन्होंने परमाणु के अंदर बताया, परमाणु में क्या होते हैं? प्रोटॉन, क्योंकि मैंने बताया था पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन की, P फॉर पॉजिटिव, P फॉर प्रोटॉन। अगला, रदरफोर्ड का पतले स्वर्ण पर्ण है भाई, स्वर्ण पत्र होता, या फिर बोल दो फॉइल की बात कर रहा। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग प्रयोग ने क्या चीज प्रूफ करके दिखाई थी? कि परमाणु के अंदर नाभिक भी होता है। सीडीएस ने पूछा था 2019 में। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया था? सारे के सारे एक जैसे क्वेश्चन, बस मैंने आपको परमाणविक मॉडल समझा दिए। अब आप देखो तो किसकी मौजूदगी को सिद्ध करते हैं? कि परमाणुओं में न्यूट्रॉन होते हैं, सभी पदार्थ में परमाणु होते हैं, और परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं, परमाणुओं में न्यूक्लियस होता है। देखो परमाणु के अंदर न्यूक्लियस होता है, क्या होता है? न्यूक्लियस। आपको पता है ना न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन भी होता है और प्रोटॉन भी होता है, जो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को बताते हैं। तो गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर तो भाई इतना ही है, क्योंकि इसके अलावा मैंने 10 क्वेश्चन डिस्कस करने थे, 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। लेकिन आप जरा ध्यान दें कि ये सिर्फ 2 बातों पर पूरा का पूरा लेक्चर खत्म हो गया। परमाणविक मॉडल किसका? डाल्टन का, दूसरा रदरफोर्ड का। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इंटरेस्टिंग भी होती हैं, आपने इंटरेस्ट भी लिया और उसको सॉल्व भी कर दिया। 2 बातें बताई थी मैंने आपको, रदरफोर्ड की और डाल्टन की, पूरा का पूरा लेक्चर खत्म। अब इससे अगला लेक्चर जो है वो भी सेम पैटर्न पे है, देखो कितनी जल्दी लगा दोगे आप। इस वीडियो को तो यहीं रहने देते हैं, अगले लेक्चर में बात करते हैं, लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।